बीवी ने इत्तला भेजी थी कि चाचू का इंतकाल हो गया है, तो मुल्क वापिस आया और जैसे ही उनके लिए दुआ रखी और खाना तकसीम कर रहा था, लोग ज्यादा थे। मैं चिटाइयां बिछा रहा था। बिछाते हुए मैंने स्टोर रूम का दरवाजा खोला, थोड़ा सा खोला तो उस बच्चे को उस छोटी सी तौक पर बैठाने लगा। तो मुझे यूं लगा जैसे स्टोर से मेरे चाचा ने मुझे आवाज दी हो। आवाज मेरे कानों तक पहुंची। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं स्टोर में झांकने ही वाला था कि अचानक मेरी बीवी ने मुझे पीछे से आवाज दी। कहने लगी, भाभी का छोटा बेटा गिर गया है, उसके सर से खून निकल रहा है। मैं दौड़कर बच्चे की तरफ गया, मगर उसके सर से खून नहीं निकल रहा था, बस हल्का सा कट लगा था। बच्चा कहने लगा, मुझे फूफो ने धक्का देकर गिराया है। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, कब सर फटा है? तुमने मुझे यूं ही बुला लिया। मुझे स्टोर से चचा जान की आवाज आई थी, मैंने खुद सुनी है। तो वो कहने लगी, क्या हो गया है आपको? आपको वहां से के चचा की आवाज कैसे आ सकती है? मैं भाग कर स्टोर में दोबारा पहुंचा तो वहां कुछ नहीं था और वो भी मेरे पीछे आई। कहने लगी, आप उनको ज्यादा याद करते हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है जैसा आपने उनकी आवाज सुनी हो। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं बैठकर गौर करने लगा। मैंने वो आवाज साफ सुनी थी। पता नहीं ये क्या चक्कर था या कैसे हो सकता है। फिर मुझे लगा कि शायद मैं भी उनको याद कर रहा हूं तो ऐसा हो। मगर एक दिन मैं देखकर दंग रह गया। मुझे याद है बचपन में जब मैं छोटा सा था तो अब्बा को कैंसर था, पर चाचू मेरे अब्बा की बहुत केयर करते थे। वो सारा दिन उनका ख्याल रखते थे और ड्यूटी पर भी जाते थे, तो अब्बा तो चारपाई पर थे। चचा के साथ ज्यादा अटैच मैं हो गया था। फिर एक दिन अब्बा का इंतकाल हो गया। चचा ने मुझे गले से लगाकर कहा था, तू आज से मेरा बेटा है। चचा का एक बड़ा बेटा भी था जो मुझसे बड़ा था और पढ़ाई के लिए बाहर चला गया था और वहीं उसने शादी कर ली थी। उससे छोटी शादिया थी जो मेरी हम उम्र थी। मेरा रंग बहुत काला था, दोस्त भी मेरा मजाक बनाते थे और शादिया तो हर वक्त मेरा मजाक उड़ाती थी। चचा अक्सर उसे मना करते, मगर उसके लिए तो जैसे ये कोई खेल था। शाजिया चोरी छुपे एक लड़के से मिलने जाती थी जो उसकी खाला का बेटा था, नदीम। शाजिया के घर के करीब ही रहता था। वो चोरी छुपे उससे मिलने चली जाती थी और ये बात मैं जानता था, मगर मैंने चचा को नहीं बताया था। एक बार दिल किया कि चचा को सब बता दूं, मगर मैं खामोश हो गया था। मुझे पता था कि शाजिया मुझसे बहुत बुरा पेश आएगी। एक दिन शायद चचा को भी शाजिया पर शक हो गया, तो उन्होंने मेरी शादी शाजिया से तय कर दी थी। शादिया ने घर में शोर मचा रखा था कि मुझे परवेज से शादी नहीं करनी, वो मेरे काबिल नहीं है। उसका रंग बहुत काला है, देखने में भी जरा खूबसूरत नहीं लगता। मगर चचा ने अपना फैसला अटल करार दे दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारी शादी हुई तो उसी परवेज से होगी। ये काम अब मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ। शादिया मेरे पास आई और कहने लगी, तुम बहुत काले हो और मुझे ऐसा काला शौहर नहीं चाहिए। तुम अब्बा से खुद ही इनकार कर दो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं रह सकती, ना तुम्हें खुश रखूंगी। इससे अच्छा है तुम खुद ही इनकार कर दो। मैंने कहा, मुझ पर चचा के बहुत सारे एहसानात हैं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर एक दिन चचा ने हमारा निकाह कर दिया था। शादिया बहुत ही मुश्किल से मानी थी। निकाह की रात जब मैं शादिया के पास कमरे में गया तो उसने कहा था कि तुम सिर्फ मेरे नाम के शौहर हो। अपना हक जिताने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। क्योंकि मेरा भी वीजा आ गया था। मैं पूरा एक महीना शादिया के साथ रहा, मगर वो सीधे मुंह मुझसे बात भी नहीं करती थी। मैं चुपचाप मस्कत आ गया था। आते हुए मैंने शादिया से कहा था कि चचा का बहुत ख्याल रखना, तो वो गुस्से से बोली थी, मेरा बाप है, मुझे तुमसे ज्यादा पता है। मैं ये बात दिल पर बोझ लिए मस्कत आ गया था। मैं अक्सर सोचता था कि क्या काला होना कोई जुर्म है। मुझसे वो बात नहीं करती थी। इसे एक महीना गुजर गया। फिर अचानक शादिया ने मुझसे बात करना शुरू कर दी। मैं हैरान भी हुआ था और खुश भी कि चलो आहिस्ता आहिस्ता उसको एहसास हो रहा है। फिर वो मुझसे पैसे मंगवाने लगी। कभी कहती कि चचा बीमार हैं, कभी कहती कि कोई टेस्ट कराना है और कभी कहती कि कोई मसला है। मैं अपने खर्चे के पैसे अपने पास रख के बाकी सारे पैसे उसे भेज दिया करता था। आखिर को वो मेरी बीवी थी और चचा भी मेरी ही जिम्मेदारी थे। मैं अक्सर उससे ये कहता था कि चचा से मेरी बात करा दो, तो वो कहती कि वो सो रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जब जिद करता तो कहती कि वो घर से बाहर चले गए हैं। मैं दिल ही दिल में परेशान हो रहा था कि आखिर वो मेरी बात क्यों नहीं करवाती। मैं जब भी उससे छुट्टी की बात करता तो वो कहती, इतनी जल्दी आने की भला जरूरत क्या है? अभी अब्बा का इलाज बाकी है, हमें पैसों की जरूरत है। जैसे ही अब्बा कुछ बेहतर होते हैं मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम वापिस आ जाना। मुझे आए हुए 5 साल हो गए थे। अब मेरा दिल करता था कि मैं घर जाऊं, एक बार तो चचा को देखूं।
आखिरकार मैंने छुट्टी ले ली थी और आने से एक हफ्ता पहले जब मैं चचा और शाजिया के लिए शॉपिंग कर रहा था तो मैंने शाजिया से कहा था कि मुझे छुट्टी मिल गई है और ठीक 5 दिन बाद मैं यहाँ से निकल आऊंगा। मेरी बात सुनकर वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गई, फिर उसने कॉल बंद कर दी थी। थोड़ी देर के बाद उसने कॉल की और कहने लगी, अब्बा का इंतकाल हो गया था, कल शाम को इंतकाल हुआ था और आज सुबह हमने उनकी तदफीन कर दी है। मैं ये सुनकर हैरान रह गया कि ऐसी किसी बीमारी का तुमने जिक्र नहीं किया, ये अचानक कैसे हो गया। मैं सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि अब फिक्स डेट पर ही पाकिस्तान वापस आ सकता था। मैंने शादिया से पूछा, तुमने चचा की कोई तस्वीर बनाई है, मुझे उनको देखना है। तो वो कहने लगी, मुझे तस्वीर बनाने का होश कहाँ था, किसी से पूछूंगी, अगर किसी ने बनाई हुई तो तुम्हें भेज दूंगी और अगर तुम छुट्टी पर आना भी चाहो तो तुम्हारी मर्जी, कुछ देर रुक कर आ जाओ या 2 महीने रुक कर आ जाओ ताकि तुम भी संभल जाओ और मैं भी संभल जाऊं। मैंने उसे कहा कि तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो कहने लगी, नहीं कोई खास जरूरत नहीं है, सब मोहल्ले वालों ने खुद ही काम कर लिया है, तुम थोड़े पैसे ज्यादा भेज दो ताकि खाना वगैरह तकसीम कर दूं मैं अब्बा के नाम का। मैंने कुछ और पैसे भेज दिए और उसे ये नहीं बताया कि मैं वापस आ रहा हूँ। 5 दिन 6 दिन के बाद मैं आ गया। मुझे देखकर एक बार तो वो हैरान थी और फिर चुपचाप अंदर आने दिया था। मैंने अगले ही दिन चचा के नाम का खाना तकसीम कर दिया था। मुझे यूं लगा जैसे स्टोर रूम से मुझे चचा की आवाज आई है, लेकिन बीवी के कहने लगी कि आपकी गलत फहमी है, आप उनको याद करते हैं इसलिए शायद ऐसा हो। खाना कब तकसीम करते हुए खाना खाकर लोग जाने लगे तो एक दोस्त ने जाते हुए पूछा था कि आपके चचा का इंतकाल कब हुआ था। मैंने कहा 6 दिन पहले। तो कहने लगे, हमने तो ऐसा कोई ऐलान नहीं सुना, ना किसी ने बताया है कि इस घर में किसी की डेथ हुई है। मैं भी एक गली छोड़कर ही रहता हूँ। मेरे दिल में अजीब सा शक जन्म लेने लगे, मुझे बीवी पर शक सा होने लगा था। मैं सोच रहा था कि जरूर कोई ना कोई चक्कर है, कुछ ना कुछ मुझसे छुपाया जा रहा है, आखिर वो क्या बात है। मैंने उस दिन मोहल्ले में जाकर भी एक दो लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा, हमें उनके इंतकाल की कोई खबर नहीं है। हाँ, एक शख्स का आपके घर बहुत आना जाना है, पतला सा कमजोर सा एक लड़का है, वो आपके घर अक्सर आता जाता है, अक्सर आपकी बीवी उसी के साथ होती है। ये बातें सुनकर मैं हैरान रह गया और मुझे याद आया कि नदीम भी बिल्कुल पतला सा ही था। क्या शादिया सिर्फ मुझसे पैसे मंगवाकर उसे देती है, मुझसे रिश्ता सिर्फ पैसों के लिए रखना चाहती है? क्या वो मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करती है? ये सबसे बड़ा मसला ये था कि चचा के साथ क्या हुआ था। पता नहीं उनका इंतकाल हुआ है या वो जिंदा हैं। ये सारी बातें सोच सोच कर मेरा दिमाग फट रहा था। मेरी बीवी ने रात को अलग कमरे में मेरी चारपाई बिछा दी थी। मैं सोने की कोशिश कर रहा था मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसी वक्त किसी आस्था से दरवाजा खोला था। मुझे अपनी बीवी के कदम नजर आए तो मैंने आंखें बंद करके ऐसे जाहिर किया था कि जैसे मैं सो रहा हूँ। वो इसी तरीके से दरवाजा बंद करके वापस चली गई थी। सोचते सोचते रात का 1 बज गया था। मुझे आस पास कदमों की आवाज आई तो मैं बाहर निकला। मुझे किसी की डूबी डूबी हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे किसी के मुंह पर कपड़ा बंधा और वो बोलने की कोशिश कर रहा हो। फिर मुझे कदमों की आवाजें आने लगी तो वो एक शख्स के कदम की आवाज नहीं थी बल्कि 2 लोगों के चलने की आवाज थी। ये आवाज मेरी बीवी के कमरे के सामने छोटी सी गली थी, वहां से आ रही थी। मैंने झांक कर देखा तो मेरी बीवी के साथ नदीम था। दोनों एक बोरी को घसीट रहे थे और आवाज बोरी से आ रही थी। मैं दंग रह गया, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। मैंने उसी वक्त लाइट ऑन की थी। उन दोनों ने मेरी तरफ देखा तो देखकर सहम कर पीछे हो गए थे और बोरी को छोड़ दिया था। मेरी बीवी का रंग उड़ गया। मैंने पूछा, इसमें क्या है? तो कहने लगी, कुछ नहीं, बस सामान है। नदीम ने मेरी तरफ झपटा मारा था ताकि वो मुझे मार सके, मगर मैंने उसे गर्दन से पकड़ लिया। मैंने उसे गर्दन से जोर से पकड़ा और कहा कि यहाँ कौन है और किसे लेकर जा रहे हो? तो मेरी बीवी ने डंडा उठाकर मेरे सर पर मारने ही वाली थी कि मैंने उसे टांग मारकर नीचे गिरा दिया था। मैंने नदीम को मारना शुरू किया। नदीम कमजोर सा था, वो मुझसे छूट कर भाग निकला था। उसके जाते ही मेरी बीवी भी सहम कर दीवार के साथ लग गई थी। मैंने बोरी को खोलना शुरू किया। जैसे ही बोरी खुली तो मैं देखकर रो पड़ा कि वो कोई और नहीं था, मेरे चचा थे। उनके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था, उनकी आवाज ना निकले इस वजह से उन्होंने उसका मुंह बांध दिया था। उनके मुंह से कपड़ा उतारा, वो मेरे गले लग गए और जोर जोर से रोने लगे। उन्हें उठाकर लाया अपने कमरे में और पानी पिला रहा था। मैंने शादिया से भी कह दिया था कि अब याद रखो वो किसी भी मुजरम की तरह मेरे सामने खड़ी थी।
چچا کہنے لگے تمہارے جانے کے بعد ان دونوں نے مل کر مجھے باندھ دیا تھا اور اسٹور میں چھپا رکھا تھا. خود دونوں اس گھر میں رہتے تھے, کسی ناجائز رشتے سے. وہیں پر مجھے تھوڑا سا کھانا دے دیا جاتا تھا, اس کے ساتھ مجھے غلط دوائیاں دی جاتی تھی. دواؤں کے بارے میں چونکہ میں جانتا تھا اس لیے میں وہ کھاتا نہیں تھا, پھینک دیتا تھا. جب مجھے اس کو تمہارے آنے کا پتا چلا تو انہوں نے مجھے بوری میں بند کر کے اسٹور روم میں چھپا دیا تھا تاکہ تمہیں پتا نہ چلے. یہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, یہ چاہتی تھی کہ تمہارے آنے سے پہلے غلط دوائیاں دے کے مجھے مار ڈالے, اس کے بعد تمہیں مار کر سارا پیسہ ہتھیا کر ندیم سے شادی کر لے. میں یہ باتیں سن کر حیران رہ گیا تھا کہ کوئی بیٹی بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے, وہ بھی ایک غیر شخص کے لیے. صرف میری رنگ کا کالا ہونے کی وجہ سے وہ اسے مجھے قبول نہیں کر پا رہی تھی. میں نے اسی وقت پولیس کو بلایا, شادیہ کو پکڑوا دیا اور ندیم بھی پکڑا گیا تھا. شادیہ کو میں نے اس لیے پکڑایا تھا کہ اسے بھی عقل آئے کہ انسان صرف اپنے نفس کی خاطر کتنی بڑی غلطیاں کرتا